देखिए अभी हम लोग देखेंगे क्लास 12 का पी ब्लॉक के तत्व चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। पहला है गर्म NaOH के घोल से Cl2 गैस प्रतिक्रिया कर क्या बनता है, तो NaClO3 का निर्माण करता है। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, तो ये हाइड्रोजन बंधन बनाता है, ये भी बनाता है, ये भी बनाता है और ये नहीं बनाता है। आपसे पूछा था कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, तो नहीं बनाता है HCl, बाकी ये सब हाइड्रोजन बंधन बनाता है। H3PO4 एक क्या है, एक भस्मिक है, द्विभस्मिक है, विभस्मिक है, या इनमें से कोई नहीं है। अब एक बात समझो, इस H3PO4 स्ट्रक्चर में ये OH का कितना संख्या उपस्थित है, एक OH यहाँ है और एक OH वहां है। तो जितना किसी भस्म में OH की संख्या होगी उतना ही भस्मिक होगा, या किसी कंपाउंड में जितनी OH की संख्या होगी उतना भस्मिक। तो यहाँ ये 2 OH है तो ये द्विभस्मिक हो जाएगा, यानी H3PO3 क्या है, द्विभस्मिक अम्ल है। सॉरी, भस्म बोला गया था, अम्ल है। नाइट्रोजन पेंटाहाइलाइड का निर्माण क्यों नहीं करता है? आप ऐसा चैप्टर जब पढ़ रहे होंगे उस समय भी आपको पढ़ाया गया होगा कि नाइट्रोजन का गुण इस ग्रुप के बाकी तत्व के गुण से अलग होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें डी कक्षक उपस्थित नहीं होते हैं, आकार भी छोटा होता है। लेकिन यहां हमसे सवाल पूछा नाइट्रोजन पेंटाहाइलाइड का निर्माण क्यों नहीं करता है, तो क्योंकि इसमें डी उपकक्षक या डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होते हैं। पेंटाहाइलाइड का मतलब समझिए, अगर वर्ग 15 के एलिमेंट को आप ई मान रहे हैं, हाइड्रोजन को एक्स मानते हैं, तो दो टाइप के वो हाइलाइट का फॉर्मेशन करते हैं, एक EX3 और दूसरा बनाते हैं EX5। तो नाइट्रोजन जो है वो सिर्फ EX3 बनाता है, वो EX5 का फॉर्मेशन नहीं करता है, क्योंकि उसमें डी उपकक्षक उपस्थित नहीं होते हैं। यानी डी कक्षक उपस्थित नहीं होने के वजह डी उपकक्षक उपस्थित नहीं होने के वजह से वो नाइट्रोजन जो है वो सिर्फ EX3 का निर्माण करता है, वो NX5 का निर्माण नहीं कर पाता है। यानी नाइट्रोजन ये नहीं बनाएगा, सिर्फ ये बनाएगा। A+ आयन किसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? तो पहले समझते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसको कहते हैं। जब किसी दो या दो से अधिक यौगिकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो तो उसको कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक यौगिक। यानी यौगिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होनी चाहिए, यौगिक हो, आयन हो, तत्व हो, जो भी हो, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है तब उसको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। तो आपको बोला K+, अगर आपको जानकारी है तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। अब ये 1s2 2s2 और 2p 6 3s2 और 3p यहां हो जाएगा। ये 1 मिनट, 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 और 4s1 19 हो गया। ये लास्ट आउटर ऑर्बिट ये है। अगर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, तो ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है और ये इसका फोर्थ ऑर्बिट है। तो अगर बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन का, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये फर्स्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड वाले में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड वाले में भी यहाँ इसमें प्रेजेंट 8 इलेक्ट्रॉन है और फोर्थ वाले में इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। अब इसमें से ये पोटेशियम से 1 इलेक्ट्रॉन कहीं चला गया, तो जब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो अभी इसके पास इलेक्ट्रॉन 19 थे, लेकिन जब चला गया तो इस पे चार्ज हो गया प्लस और इलेक्ट्रॉन हो गया 18। तो आपको ये ऑप्शन में खोजना है कि किसमें 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो Na+ में तो चांस नहीं बनता है, क्योंकि Na+ में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे, 10। नियॉन में होगा नहीं, नियॉन में 10 हो जाएगा। आर्गन आपका ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 18। आपको यही खोजना था कि K+ में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उतना ही इलेक्ट्रॉन का इसमें लिखा हुआ कौन सा एलिमेंट है, तो आर्गन इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। सोडियम हाइड्रोक्साइड अधिक मात्रा में Zn से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड Zn के साथ अभिक्रिया कर यह फॉर्मेशन करता है Na2ZnO2 का, यानी सोडियम जिंकेट का वो फॉर्मेशन कर देता है। NiCO का होल, या सॉरी, इसको ऐसे लिखते हैं NiCO
और ये 4, सॉरी सी ओ कैपिटल। इसमें इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, इसके केंद्रीय परमाणु का। केंद्रीय परमाणु यानी निकेल का निकालना साफ लिख ही दिया है। इसका ऑक्सीकरण संख्या, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना मान लेंगे, x प्लस 4 इंटू CO का ऑक्सीकरण संख्या कितना, 0 इक्वल टू ओवरऑल इस पर कोई चार्ज नहीं है तो ये भी क्या होगा 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया 0, यानी निकेल का ऑक्सीकरण संख्या इसमें कितना हो जाएगा 0। हालांकि ये इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, ये दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन आ गया है, लेकिन ऐसे सवाल आते हैं, आपको कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे देगा और उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के केंद्रीय परमाणु यानी सेंट्रल एटम का आपसे ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या पूछेगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा, उसके साथ जितने भी लिगेंड्स प्रेजेंट हैं उन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता होना चाहिए। अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता होगा तो आप केंद्रीय परमाणु के ऑक्सीडेशन नंबर को आप निकाल पाएंगे। आगे, चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में पीओपी बंध की संख्या कितनी है? तो आपको पिक्चर एक दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे, ये मेटाफॉस्फोरिक अम्ल का एक पिक्चर है और इसमें पीओपी बंध की संख्या कितनी है हम आपको इंडिकेट कर दे रहे हैं। ये एक हमारा PO और P, यानी एक बॉन्ड यहां बना, एक यहां बन रहा है POP और एक यहां बन रहा है POP, तो इसकी संख्या 3, यानी एक ये अगर सोचोगे 2 और यहां एक 3, तो चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में पीओपी बंध की संख्या कितनी है? तो 3 है। पीओपी बंध की संख्या कितनी है? 3 है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आपको याद रख लेना है। CO3 2 माइनस और CO2 में CO बंधन दूरी का बढ़ता हुआ सही क्रम कौन है? तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं, CO2 पहले, इसमें CO तो है, ठीक है, ये फिर उसके बाद CO3 नहीं, CO2 हो जाएगा, यानी D आंसर हो जाएगा। CO फिर उसके बाद CO2 और फिर उसके बाद CO3 2+, यानी कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बंधन का जो डिस्टेंस है वो इसमें ज्यादा है, इसमें कम है और इसमें सबसे कम है, और आपको बढ़ते हुआ क्रम में सजाना था। ये आपको, ये साइंस से आपको पता चल रहा होगा, जिधर की ओर मुंह खुल गया हो उधर ज्यादा बड़ा और उसके अपोजिट वाला छोटा हो जाएगा। यानी CO और CO2 में डिस्कस किया जाए तो इसमें बंध का जो दूरी है वो ज्यादा होगा और इसमें बंध की दूरी इन दोनों के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा। एक यौगिक को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर एक गैस A बनता है जिसको नेशनल अभिकारक के साथ पीला अवक्षेप देता है। अगर उसको नेशनल अभिकारक के साथ रखें तो वो पीला अवक्षेप देगा। अब इसमें आंसर तो डायरेक्ट NH3 होगा, लेकिन थोड़ा नेशनल अभिकारक के साथ बारे में जान ले, तो ये इसलिए दे दिया गया है ताकि आप इसलिए ध्यान रखें। नेशनल अभिकर्मक का रासायनिक नाम पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड है जिसका फॉर्मूला है K2HgI4, K2HgI4, ठीक है। ये इसे जर्मन रसायनज्ञ जूलियस नेस्लर, अब ये साइंटिस्ट के नाम के हिसाब से ही इसका नाम रख दिया गया है, इस कंपाउंड का जूलियस नेस्लर के नाम से रखा गया था। नेस्लर अभिकर्मक को निर्जल मर्क्यूरिक आयोडाइड और निर्जल पोटेशियम आयोडाइड से भी तैयार किया जाता है। नेस्लर अभिकर्मक आयोडीन या अमोनियम यौगिक के निर्धारण के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये बोला अमोनिया की मौजूदगी में नेशनल अभिकर्मक का घोल गहरा पीला हो जाता है। और आपसे पूछ नहीं रहा था कि किसके साथ, ये ए क्या है जिसको अगर नेशनल अभिकारक के साथ मिला दे तो पीला बनाएगा या पीला रंग का एक अवक्षेप देगा, तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अगर ये समझ लेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा। आगे बोला कि XeF4 का आकार कैसा होगा, तो XeF4 का आपको पिक्चर दिया हुआ है, इसको देख के ही पता चल रहा है कि स्क्वायर प्लेनर होगा। ये कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर। अगर हिंदी में बोले तो वर्ग समतलीय, इसको क्या बोलते हैं, वर्ग समतलीय। पिक्चर आपके सामने, आप पिक्चर देख के भी क्लियर आप कर सकते हैं। सबसे शक्तिशाली अवकारक कौन होगा, इसमें सबसे शक्तिशाली अभिकारक कौन होगा, तो I- होगा, और ऑक्सीकारक अगर पूछता तो F- होता। आपसे अगर सवाल पूछ दे सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक कौन है तो F-, और सबसे शक्तिशाली अवकारक कौन है तो I- हो जाएगा, यानी 12 का D होगा। लूनर कास्टिक, देखिए नाम केमिस्ट्री जो है वो इसमें एक बहुत बड़ा सा हिस्सा नाम के हिसाब से चलता है। नाम इसमें बोल दिया क्या, लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र क्या होगा। अब इसका एक और नाम है, लूनर कास्टिक का एक रासायनिक नाम भी है जिसको हम लोग सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट आपने क्लास 10 में पढ़ लिया होगा कि सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3।
तो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AgNO3। इसी को हम लोग लूनर कास्टिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, लूनर कास्टिक। एल्युमिनियम का अयस्क है, अयस्क के बारे में भी आपको पढ़ाया गया होगा। अयस्क हम लोग बोलते हैं वैसे खनिज जिसे कम खर्च में या आसानी से अधिक मात्रा में धातु प्राप्त की जा सके, उसको हम लोग अयस्क बोलते हैं। खनिज के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भूपर्पटी में मौजूद वैसे पदार्थ जिससे धातु प्राप्त की जा सके, उसको हम लोग बोलते हैं खनिज। और वैसे खनिज जिससे कम खर्च में आसानी से अधिक मात्रा में धातु प्राप्त की जा सके, या जो जिससे धातु को प्राप्त करना सस्ता हो, उसको अयस्क कहते हैं। तो एल्युमिनियम को हम लोग मिट्टी से भी निकाल सकते हैं और एल्युमिनियम को हम लोग बॉक्साइट से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मिट्टी से निकाल पाना थोड़ा मुश्किल है, और लेकिन बॉक्साइट से निकालना आसान है। बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का बहुत ही बढ़िया अयस्क माना जाता है। तो इसमें अगर ऑप्शन है तो ठीक है, हाँ चलो बॉक्साइट। हम तो कहेंगे कि जितने भी इसमें ऑप्शंस हैं उन सबके फार्मूला आप याद रखिए। आपको क्लास में ये सारा बात बता दिया गया है कि कौन कौन से अयस्क के कौन से फार्मूला होते हैं। अगर आपको फार्मूला याद होगा तो जो एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होंगे वो उसका अयस्क हो जाएगा। जैसे अगर बात करेंगे बॉक्साइट का, तो बॉक्साइट के फार्मूला में एल्युमिनियम आता है, तो आप उसके हिसाब से भी जान सकते हैं कि एल्युमिनियम का ही ये अयस्क है। बोरॉन विकर्ण संबंध किससे दर्शाता है, तो सिलिकॉन से। बोरॉन विकर्ण संबंध किससे दर्शाता है, तो वो सिलिकॉन से। सिलिकॉन एक एलिमेंट है। बल्ब में भरने के लिए कौन से उत्कृष्ट गैस का प्रयोग करते हैं, तो आप लोग क्लास 10 में पढ़ लिए होंगे कि ये आर्गन एक ऐसा उत्कृष्ट गैस है जिसको बल्ब में भरने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। बल्ब में ऑक्सीजन को इसलिए नहीं छोड़ दिया जाता है क्योंकि जो टंगस्टन बल्ब में मौजूद, देखिए बल्ब जैसे ही बोलेगा तो समझ लेंगे फिलामेंट वाला बल्ब। पहले जो बल्ब फिलामेंट वाला इस्तेमाल होता था, बड़ा सा जो येलो कलर का जलता है, उसके बारे में ये बात कर रहा है। तो उसमें अगर ऑक्सीजन को छोड़ दें तो उसमें टंगस्टन का एक फिलामेंट होता है, वो टंगस्टन का फिलामेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और बहुत कम टेम्परेचर पर ही वो टूट जाएगा, यानी गल जाएगा। तो इसीलिए वहां से ऑक्सीजन को हटा देंगे। तो जब ऑक्सीजन को हटाइएगा तो उसके जगह पे किसी न किसी को आपको रखना होगा। तो जब उसमें रखने का बारी आएगा तो आर्गन को भर देते हैं। आपसे सवाल पूछेगा कि बल्ब में भरने के लिए कौन से उत्कृष्ट गैस का प्रयोग करते हैं, तो आर्गन का। आरएन की खोज किसने की, तो रेडॉन की खोज डॉर्न ने किया था। रेडॉन की खोज किसने की, डॉर्न ने की। ये देखिए, ऐसे सवाल में आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि जितने भी एलिमेंट है, जितना आपसे याद हो सके कि कौन कौन सा डिस्कवरी कौन साइंटिस्ट ने किया है, अगर ये आपको याद हो जाता है तो ज्यादा बेस्ट है। क्योंकि ये गारंटी नहीं है कि आप एक बार आरएन पूछ दिया है तो बार बार आरएन पूछे ही। गोताखोर, गोताखोर बोलते हैं किसको, जो तैराक होता है ना उसको गोताखोर बोलते हैं। तो वो O2 के साथ मिलाकर किसको ले जाता है, हेलियम को ले जाता है। O2 के साथ किसको मिलाकर ले जाता है, हेलियम को। सर्वाधिक विसरण क्षमता किस में होती है, विसरण क्षमता सर्वाधिक गैस में होती है। अगर ये ऑप्शन को छोड़ दे तो डायरेक्टली समझे पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सबसे ज्यादा विसरण की कैपेसिटी गैस में होता है। यानी विसरण जो है, विसरण करने का मतलब किसी दूसरे सबस्टांस के साथ उसको इजीली मिल जाना। तो गैस एक ऐसी अवस्था है जो दूसरे के साथ आसानी से मिल जाता है। तो इसमें इसके हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा केआर। तो क्रिप्टन जो है वो सर्वाधिक मिश्रण, इन जो ऑप्शन है, इन ऑप्शंस में सबसे ज्यादा दूसरा से मिलने वाला कौन है, तो क्रिप्टन, केआर। क्लोरीन का प्रबल ऑक्सी अम्ल क्या है, तो क्लोरीन का प्रबल ऑक्सी अम्ल है HClO4। याद रखने का तरीका, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है उसको ज्यादा प्रबल हम लोग मान लेते हैं। तो इसमें एक ही ऑक्सीजन है, इसमें 2 ऑक्सीजन, इसमें 3 ऑक्सीजन, इसमें 4। हम एक याद करने का आपको व्यवस्था, जुगाड़, ट्रिक जो बोलिए वो बोल दिए। समूह 15 के तत्व का सामान्य विन्यास क्या होगा, तो आप एक किसी एलिमेंट का नाम ले लीजिए, जैसे नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 7, ये वर्ग 17 में रहता है। ये वर्ग किस में रहता है, 17 में रहता है। सॉरी 17 बोल दिए, 15 में। तो इनका अगर इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 7 है, 1s2, 2s2 और 2p हो जाएगा कितना, 3। तो आप अगर नोटिस करोगे तो ये जो 2 है, इस 2 के जगह हम n समझ लेते हैं, तो NS2 और NP3, यानी ये जो है ये वर्ग 15 का सामान्य विन्यास है। तो NS2 NP3 इसका आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर NS2 NP3 हो जाएगा। ये किसी का भी पूछ सकता है। आपसे अभी 15 का पूछा, हो सकता है अगली बार में 16 का पूछ दे। तो आप किसी 16 में उपस्थित कोई एलिमेंट है उनका नाम लिख सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन को ले लेते हैं। चलिए
ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 8, 1s2, 2s2, 2p कितना 4। अब ये नोटिस करो तुम, ये 2 के जगह आपने क्या माना था n, तो ns2 और np4 ऐसे करके हम लोग निकालते हैं। यानी अगर हमसे पूछ दे कि 16 का, अगर ग्रुप 16 का हमसे पूछे कि सामान्य विन्यास कितना है, तो ns2np4, हमको क्वेश्चन है 15 का, तो ns2np3 हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमको 14 का पूछता तो उसके हिसाब से लिख देते, अगर 14 का पूछता तो ns2np2 हो जाता, अगर 13 का पूछता तो ns2np1 हो जाता। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रबलतम ऑक्सीकारक कौन है? तो F2 जो है वो क्या है? प्रबलतम ऑक्सीकारक है। त्रिक्षारकीय अम्ल क्या है? आपको बताए थे। देखिए, एक क्षारकीय जिसमें एक OH हो, द्विक्षारकीय जिसमें 2 OH हो, त्रिक्षारकीय मतलब जिसमें 3। अगर उनके स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता है तो आप बहुत इजीली बता सकते हो। जैसे यहां देखो OH की संख्या 3, लो ये तो फर्स्ट में ही मिल गया। इसमें OH की संख्या 4 है, इसमें OH की संख्या 2 है, इसमें OH की संख्या सिर्फ 1 है, तो ये एक क्षारकीय है, ये द्विक्षारकीय है, ये आपको चतुष्क्षारकीय हो जाएगा, और ये वाला जो है आपका त्रिक्षारकीय। आपसे पूछा कौन था? तो H3PO4 हो जाएगा, H3PO4 त्रिक्षारकीय। इसमें से कौन है? तो H3PO4। स्ट्रक्चर आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, अगर स्ट्रक्चर याद रखते हैं तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। आगे Al2O3 एक ऑक्साइड है, किस प्रकार का? तो क्लास 10 का एक क्वेश्चन है। क्लास 10 में आपने पढ़ा था कि Al2O3 जो है वो उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी, एम्फोटेरिक अंग्रेजी में उसको बोलते हैं। उसका 2 नेचर होता है, वो एसिड के जैसा भी काम करता है और बेस के जैसा भी काम करता है। वो एसिड से भी रिएक्शन कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, तो ये उभयधर्मी हो जाएगा 24 का। एल्युमिनियम तप्त क्षारों से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? तो एल्युमिनियम को अगर आप तप्त क्षार के साथ अभिक्रिया करा दीजिएगा तो वो एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन कर देगा। वो किसका फॉर्मेशन करेगा? एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन करेगा। एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना है? एक बात ध्यान से सुनिए, अगर कोई तत्व अकेले है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। अगर कोई तत्व अकेले है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0, अगर किसी अयौगिक में उपस्थित है तो उसके हिसाब से ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। लेकिन आपको यहां बोल दिया कि एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, तो किसी यौगिक में एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण संख्या +3 हो जाएगा। अगर एल्युमिनियम अकेले है, अगर उसमें पूछ दे तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगा। यहां आंसर +3 हो जाएगा क्योंकि 0 आपको ऑप्शन में नहीं है। क्रायोलाइट में क्या उपस्थित होता है? अगर क्रायोलाइट का फॉर्मूला आपको पता है तो उसमें फ्लोरीन प्रेजेंट होता है। ऐसा सोडियम भी होता है, लेकिन यहां फ्लोरीन है तो फ्लोरीन आंसर हो जाएगा। XCF2 अणु की आकृति कितनी होगी? तो पहले आपको आकृति तो जानना होगा, तो आप आकृति को देख लीजिए। XEF2 ये सीधा एक लाइन में है, लीनियर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रेखीय। तो XCF2 अणु की आकृति कैसी होती है? रेखीय होती है। XCF4 की आकृति कैसी होती है? XCOF4 की आकृति कैसी होती है? XCOF4 की आकृति आपको दिख रहा है, स्क्वायर पिरामिडल होता है। ये वर्ग पिरामिडल हिंदी में उसको बोलते हैं, अंग्रेजी में स्क्वायर पिरामिडल बोलते हैं। निम्न में से कौन सा घटक जल को ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत करता है? तो F2 के पास एक ऐसी शक्ति है जो जल को क्या करता है? ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत कर देता है। H2O को हटा देगा, यानी तोड़ देगा, ऑक्सीजन को अलग कर देगा। हीलियम चारकोल में अवशोषित रहता है। हीलियम चारकोल में कितना डिग्री सेल्सियस पर अवशोषित रहता है? तो -180 डिग्री सेल्सियस पर। कितना पर? -180 डिग्री सेल्सियस पर। XeF4 हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत कर क्या देता है? तो XeF6 है, वो हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत कर क्या देगा? तो ये Xe का फॉर्मेशन कर देगा। ये Xe एक एलिमेंट है, इसको जेनॉन हम लोग बोलते हैं, जेनॉन। आर्गन आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? तो आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये हीलियम, नियॉन, ये सब के सब ग्रुप 0 के सदस्य हैं। G0, ये GO लिख दिए हैं, मतलब ये ग्रुप 0 यानी शून्य वर्ग का सदस्य है। शून्य वर्ग, या इसको बोल सकते हैं कि ग्रुप 18 का सदस्य है। तो इसमें आंसर ऑप्शन जो है वो इसके हिसाब से शून्य हो जाएगा। शून्य, या उसको क्या बोल सकते हैं? 18। ये सब के सब इनर्ट गैस है। कौन सी गैस है? इनर्ट गैस। इनर्ट गैस मतलब अक्रिय गैस है, और इसको ग्रुप 0 में या ग्रुप 18 में कर सकते हैं। ये शायद आप लोग को पता भी होगा।
आर्गन किस प्रकार का गैस है? तो आर्गन एक परमाणविक गैस है। आर्गन कैसा गैस है? एक परमाणविक। जितने भी ग्रुप जीरो के सदस्य हैं वो सब के सब एक परमाणविक है, वो सब अकेले भी रह सकते हैं। एक परमाणविक, द्विपरमाणविक मतलब क्या हुआ? अगर आपसे पूछे कि ऑक्सीजन कैसा गैस है, तो ऑक्सीजन का फॉर्मूला आप O2 लिखते हैं, तो ये दो परमाणु से मिलकर बना है, तो इसको द्विपरमाणविक बोल दिए। लेकिन नियॉन को लिखने में आपको Na2 लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप एनी भी लिख सकते हैं या रह सकता है, तो ये एक परमाणविक हो जाएगा। यहां आर्गन पूछा तो ये भी एक परमाणविक है, कोई दिक्कत है इसमें? हेलियम पूछता, ये भी एक परमाणविक हो जाएगा। निम्न में से कौन सा यौगिक बनाने वाली उत्कृष्ट गैस है? तो जेनॉन और क्रिप्टन, जेनॉन रेडॉन, ये उत्कृष्ट गैसें यौगिक का निर्माण करती हैं। आप जब क्लास 10 में पढ़ते थे तो आपको ये बात पढ़ाया जाता था कि जो उत्कृष्ट गैस यानी वर्ग 18 या जीरो के जो सदस्य हैं वो यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। जब आप बड़े क्लास में चले जाएंगे तो क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन ये कुछ कुछ यौगिक का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसके हिसाब से हीलियम, नियॉन और आर्गन यौगिक का निर्माण नहीं करती है, लेकिन जो क्रिप्टन, इस ऑप्शन के हिसाब से ये जो क्रिप्टन है यह यौगिक का निर्माण करता है। HF, HCl, HBr और HI में प्रबलतम अम्ल कौन प्रदर्शित करता है? तो HI जो है वो प्रबलतम अम्ल प्रदर्शित करता है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते जाएंगे अम्ल बनाने की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, ऐसा आपने पढ़ा था। तो ऊपर से नीचे यानी ऊपर है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके हिसाब से देखो फ्लोरीन सबसे ऊपर, क्लोरीन उसके जस्ट नीचे, ब्रोमीन उससे भी नीचे और आयोडीन सबसे नीचे। तो यह सब में तो एक फिक्स है हाइड्रोजन। तो जैसे जैसे हम ऊपर नीचे नीचे आएंगे तो हाइड्रोजन का जो हाइलाइट है उसकी अम्लीयता बढ़ती जाएगी। आपसे पूछा कौन प्रबलतम अम्ल है, तो ये HI ज्यादा प्रबल है और HF कम प्रबल है। निम्न में से कौन सा फास्फोरस का अपरूप उष्मागतिकीय रूप से सर्वाधिक अस्थायी है? उष्मागतिकीय मतलब आप अगर टेम्परेचर देंगे तो जल्दी वो ब्रेकडाउन नहीं होगा, टूटेगा नहीं। तो जो आपको पता होगा कि फास्फोरस के अपरूप होते हैं, अपरूप करने का मतलब बना तो फास्फोरस का ही, लेकिन उसके स्ट्रक्चर में चेंजिंग होने के वजह से उसका गुण भी बदल जाता है, तो उसको हम लोग अपरूप बोलते हैं। तो ब्लैक जो फास्फोरस है वो ब्लैक फास्फोरस उष्मागतिकीय रूप से ज्यादा अस्थायी होते हैं, तो ये काला फास्फोरस हो जाएगा। ठीक है, लाल फास्फोरस, पीला फास्फोरस, ये पीला को ही श्वेत फास्फोरस भी बोलते हैं, ब्लैक फास्फोरस, अल्फा ब्लैक फास्फोरस, बीटा ब्लैक फास्फोरस, स्कारलेट फास्फोरस, ये सारा चीज आपको पढ़ा दिया गया है। तो जो ब्लैक फास्फोरस है वो ब्लैक फास्फोरस उष्मागतिकीय रूप से ज्यादा अस्थायी होते हैं। आगे बोला HCl4 में कुल एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? देखो बाबू, आपको क्लास में भी बहुत बार ये पूछा गया है कि एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। आपसे बार बार क्लास का बात इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, इसमें ज्यादा हम लोग समय नहीं ले सकते हैं। आपको क्लास में इसका ज्यादा डिटेल्स बताया जाता है, उसमें आपको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा किया गया होगा। हम थोड़ा सा समय लेकर आपको बता देते हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल या किसी एलिमेंट के एटम के वैलेंस शेल यानी 72 कक्षा में उपस्थित वैसा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हो, लेकिन उपस्थित वो है, 72 कक्षा में तो है लेकिन बॉन्ड बनाने में उसका कोई योगदान नहीं है, तो उसको हम लोग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यहां आपसे पूछ रहा है कि HCOF4 में कुल एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हैं, तो यहां एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या कितनी है? 1। तो आंसर हो जाएगा इसका 1, 38, 39। ब्लीचिंग पाउडर में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा कितनी होती है? तो अगर आपको ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आता है तो आप परसेंटेज वहां से निकाल सकते हैं। शुद्ध ब्लीचिंग पाउडर में अप्रॉक्स 36 टू 38% रहता है, यहां 35 टू 40%। देखिए ये ऑप्शंस के हिसाब से इसमें टिक आप लगा सकते हैं। एग्जैक्टली अगर पूछेंगे तो जो शुद्ध ब्लीचिंग पाउडर या ज्यादा परफेक्ट ब्लीचिंग पाउडर जो है उसमें 36 टू 38% तक क्लोरीन उपस्थित होते हैं। यहां 35 टू कितना लिख देंगे? 40। सबसे लास्ट क्वेश्चन है, OF2 एक किस प्रकार का यौगिक है? तो OF2 जो है वो सहसंयोजक यौगिक है। किस प्रकार का यौगिक है? सहसंयोजक यौगिक है। तो आज का सेवा इतना ही, बाकी चीज जो है इसका और भी दूसरा बनाया जाएगा, अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे। ये 41 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है।